Hello guys, welcome to my YouTube channel Education Net Aspirant. Today we discuss previous year question from paper 1 Higher Education. It is part 3. Question number 1. How many regional centers of UGC are there in India? इंडिया में यूजीसी का कितना रीजनल सेंटर्स है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 6. इंडिया में यूजीसी का 6 रीजनल सेंटर है. वो क्या क्या है? पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी एंड बैंगलोर. ये 6 यूजीसी का रीजनल सेंटर्स है. एंड यूजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2. बाय डैश ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन shall aim to become multidisciplinary institution and shall aim to have larger student enrollments as per NEP 2020 recommendations. कौन सा ईयर तक ऑल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बनने का एम एंड लार्जर स्टूडेंट्स को इनरोलमेंट करने का एम रखना चाहिए? ऑप्शन ए 2035, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2040, ऑप्शन डी 2025. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2040. 2040 तक ऑल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बनने का एंड लार्जर स्टूडेंट को इनरोलमेंट्स करने का एम रखना चाहिए एज पर एनईपी 2020 रिकमेंडेशन. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3. In 1904, who was the moving force behind the enactment of the Indian Universities Act, which intended to introduce radical changes into some of the existing universities in colonial India? In 1904 इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट के पीछे मूविंग फोर्स कौन था जिसका उद्देश्य कॉलोनियल इंडियन एग्जिस्टिंग यूनिवर्सिटीज में कुछ रेडिकल चेंजेस करना था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड कार्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड लेटिंगहाम. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड कार्जन. जो हमारा यूनिवर्सिटी इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट था उसका पीछे मूविंग फोर्स था लॉर्ड कार्जन, जो यूनिवर्सिटी एक्ट का चेयरमैन था. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड कार्जन. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4. इन 1937 गांधी जी evolved a scheme popularly known as the Warda scheme of basic national education. In order to implement the recommendation of Warda scheme, a committee was set up under the chairmanship of. In 1937 गांधी जी ने एक स्कीम इवॉल्व किया था जिसको पॉपुलरली वार्दा स्कीम ऑफ बेसिक नेशनल एजुकेशन नाम से जाना जाता था. इस वार्दा स्कीम के जो रिकमेंडेशन था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कमेटी सेटअप किया गया था. उसका चेयरमैन कौन था? ऑप्शन ए एम के गांधी, ऑप्शन बी बी जी खेर, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी ए के आजाद. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जाकिर हुसैन. जो वार्दा स्कीम का रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कमेटी बनाया गया था उसका चेयरमैन था जाकिर हुसैन. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5. अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020, हाउ मच परसेंटेज ऑफ लर्नर बाय 2025 थ्रू द स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम शैल हैव एक्सपोजर टू वोकेशनल एजुकेशन? एनईपी 2020 के अनुसार 2025 तक स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम के थ्रू कितना परसेंट लर्नर को वोकेशनल एजुकेशन का एक्सपोजर मिलेगा? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 35%, ऑप्शन डी 60%. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 50%.
क्योंकि NEP 2020 में जो रिकमेंडेशन दिया है उसका अनुसार 2025 तक 50% स्कूल एंड हायर एजुकेशन के थ्रू स्टूडेंट को वोकेशनल एजुकेशन का एक्सपोजर मिलना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्टार्स। ये स्मॉल एस नहीं है, ये भी कैपिटल एस है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्टार्स, स्टार्स का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल एंड एडवांटेज रिसर्च इन फंडामेंटल साइंस। ऑप्शन बी शेड्यूल फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी एंड एडवोकेसी रिसर्च इन फ्रेमवर्क ऑफ सोसाइटी। ऑप्शन सी स्टैंडर्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल एंड एडवांस्ड राइट इन फ्रेमवर्क ऑफ सोसाइटी। ऑप्शन डी स्टैंडर्ड फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी एंड एकेडमिक रिसर्च फंडामेंटल साइंस। देखो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेकिन ऑप्शन ए में थोड़ा गलती है, वो सुधार लेना। इसका फुल फॉर्म होगा स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल एंड एडवांस्ड रिसर्च इन साइंस। ऑप्शन है स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल एंड एडवांस्ड रिसर्च इन साइंस। वो क्वेश्चन में थोड़ा गलती है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखो स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल एंड एडवांस्ड रिसर्च इन साइंस स्टार्स फॉर प्रमोटिंग ट्रांसलेशनल एंड इंडियन सेंट्रिक रिसर्च इन साइंस। ट्रांसलेशनल एंड इंडियन सेंट्रिक रिसर्च इन साइंस को प्रमोट करने के लिए स्टार्स को बनाया गया था एंड टू बी इम्प्लीमेंटेड एंड मैनेज्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। IISc बेंगलोर के अंडर इसको मैनेज किया जाता है एंड इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहांस्ड लर्निंग नेपटेल इज द लार्जेस्ट ऑनलाइन रिपोजिटरी इन द वर्ल्ड ऑफ कोर्स इन। नेपटेल एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑनलाइन रिपोजिटरी है। इसमें कौन कौन सा कोर्स मिलता है। ए योगा एंड मेडिटेशन, बी इंजीनियरिंग, सी विजुअल, डी बेसिक साइंस, ई selected humanities and management subject. Choose the correct answer from the option given below. देखो नेपटेल में जो हमारा योगा एंड मेडिटेशन है इसका कोई कोर्स नहीं है एंड विजुअल का भी कोई कोर्स नहीं है, तो इसका आंसर होगा बी, डी एंड ई। बी, डी, ई देखो एक ऑप्शन नंबर 3, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इंजीनियरिंग मिलता है, बेसिक साइंस मिलता है एंड सिलेक्टेड ह्यूमैनिटीज एंड मैनेजमेंट का सब्जेक्ट मिलता है नेपटेल में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, यूनिवर्सिटी ऑफ मिथिला वाज फेमस फॉर। यूनिवर्सिटी ऑफ मिथिला किस लिए फेमस था। ए एस्ट्रोनॉमी, बी नया सूत्र, सी आर्कियोलॉजी, डी लॉजिकल साइंस, ई मेडिसिन। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। देखो मिथिला यूनिवर्सिटी फेमस था बेसिकली नया सूत्र एंड लॉजिकल साइंस के लिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी एंड डी, ऑप्शन नंबर 2 नया सूत्र एंड लॉजिकल साइंस। उसके बाद गिवन क्वेश्चन नंबर 9, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, डिस्टेंस एजुकेशन हैज रिप्लेस्ड द फॉर्मल एजुकेशन इन इंडिया। डिस्टेंस एजुकेशन ने फॉर्मल एजुकेशन को रिप्लेस किया है इंडिया में। नो, इट इज फॉल्स, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन ने फॉर्मल एजुकेशन को रिप्लेस नहीं किया है। इसको कॉम्प्लीमेंटरी बोल सकते हो कि डिस्टेंस एजुकेशन ने कॉम्प्लीमेंटरी किया है फॉर्मल एजुकेशन के साथ, तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 2, डिस्टेंस एजुकेशन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। यस, डिस्टेंस एजुकेशन आने से एजुकेशन का कॉस्ट रिड्यूस हुआ है, तो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। स्टेटमेंट इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति।
नीति का फुल फॉर्म क्या है? जो हमारा नीति आयोग है उसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए नेशनल इंटीग्रेशन फॉर टीचिंग इंडियंस, ऑप्शन बी नॉन गवर्नमेंट इनिशिएशन फॉर टीचिंग इंस्टीट्यूट, ऑप्शन सी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ऑप्शन डी नेशनल आइडेंटिफिकेशन फॉर टेक्निकल इंटीग्रेशन। देखो हम सब लोगों को पता है नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो 1 जनवरी 2015 में एक कैबिनेट रिजोल्यूशन के द्वारा गठित किया गया था, जिसने रिप्लेस किया था जो हमारा 5 इयर्स प्लानिंग कमीशन था उसको। 5 इयर्स प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग लाया गया था। एंड नीति आयोग इज बेस्ड ऑन द 7 पिलर ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस। गवर्नेंस का इफेक्टिव गवर्नेंस का 7 पिलर के ऊपर बेस्ड करके नीति आयोग है। वो क्या क्या है? प्रो पीपल, नंबर 1 प्रो पीपल, नंबर 2 प्रो एक्टिविटी, नंबर 3 पार्टिसिपेशन, नंबर 4 एम्पावरिंग, नंबर 5 इंक्लूजन ऑफ ऑल, नंबर 6 इक्वालिटी एंड नंबर 7 ट्रांसपेरेंसी। ये 7 पिलर को याद कर लेना। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना। एंड तुम लोगों का जो लोग यूजीसी नेट सेट एंड जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहा है उन लोगों को साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग।